बच्चों, कैसे हो आप सब। गणित की कक्षा में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा वही लेसन चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स, आकृतियां और कोण, इनके बारे में आज हम फिर पढ़ेंगे। आज हम स्पेशली कोण क्या होता है और कोण को कैसे मेजर करते हैं वो सीखेंगे। तो आओ करते हैं और समझते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था ना कि मीना की आकृतियां टीना की आकृतियों से अलग कैसे थी, क्योंकि इनके बीच के जो कोण थे उनके बदलाव के कारण इनकी आकृतियां अलग अलग थी। ठीक है बच्चों, लेकिन इनकी जो भुजाएं थी सारी आकृतियों की, जैसे इसमें भी 6 थी, इसमें भी 6 थी, इसमें भी 6 भुजाएं, यानी कि तिलियां, माचिस की जो तिलियां थी वो 6 थी, लेकिन इनके बीच के जो कोण थे वो अलग अलग होने के कारण ये आकृतियां अलग थी। तो इस तरह से हमने जाना कि माचिस की तिलियां किस तरह से एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक और बड़ा कोण बना सकती है, क्योंकि इन दो तिलियों के बीच की जो दूरी है जब ये कम है तो एक छोटा कोण, इसकी दो तिलियों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो बड़ा कोण, और यहाँ पर दो तिलियों के बीच की दूरी और ज़्यादा है तो और बड़ा कोण बनाती है ये माचिस की तिलियाँ। तो इन तिलियों की सहायता से और इनके बीच के कोणों को बदलकर हम अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। जैसे देखो, 4 माचिस की तिलियों से हम किस तरह की आकृति बना सकते हैं, तो इनके बीच के कोण देखो किस तरह से है। 5 माचिस की तिलियों से हम किस तरह की आकृति बना सकते हैं, तो देखो बच्चों इनके बीच के कोण कैसे हैं। क्या ये कोण और ये कोण बराबर है? हमें पता है ना कोण क्या होता है। दो भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कुछ कोण बनाती है, तो ये ही जो दूरी है ये कोण। ये क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है? नहीं ना। तो ये 4 माचिस की तिलियां हैं, ये 5 माचिस की तिलियों से बनी हुई आकृति है और ये 7 माचिस की तिलियों से बनी हुई आकृति है। तो इनके बीच के कोण देखो किस तरह से है। तो इन कोणों के बदलाव के कारण ही इनकी आकृतियां अलग अलग बनाई जा सकती है। कोण यानी दो भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है या दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये आकृतियाँ हमने माचिस की तिलियों से बनाई हैं। तो देखो 10 माचिस की तिलियों से किस तरह की आकृति बनाई है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा है। इनके बीच का जो कोण है वो बड़ा होने के कारण इस तरह की बड़ी आकृति बनी है। तो यहाँ देखो ये जो बिंदु है यहाँ पर, तो और इनके यहाँ पे 2 तिलियाँ मिल रही है ना, तो इन जहाँ पे ये 2 तिलियाँ मिल रही है जिस बिंदु पर, उनके बीच की जो दूरी है उसे हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कोण बना है, यहाँ पर भी बड़ा कोण बना है। इस बिंदु के बीच की जो दूरी है, 2 तिलियों के बीच की दूरी, वहाँ पर भी इसे भी कोण कहेंगे। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस बिंदु के बीच में, इन 2 तिलियों के बीच में और इन 2 तिलियों के बीच में। और मैंने आपको बताया है कि ये हमारी भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजाएं हैं। और जहाँ पर ये 2 भुजाएं मिल रही है, यहाँ जहाँ पर 2 तिलियाँ आपस में मिल रही है, उस बिंदु को हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि इस चित्रों में भी देख सकते हैं कि इन 2 तिलियों के बीच की जो दूरी है वो अलग अलग होने के कारण इनकी जो थोड़ा जो शेप्स है वो हमें थोड़ी अलग अलग दिख रही है। ठीक है बच्चों, और जिस बिंदु पर ये मिलती है, ये हमने पिछले कल भी पढ़ा था, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं। और जो इनके ये जो आपको दूरी दिख रही है, कोण दिख रहा है, इसे हम डिग्री में मापते हैं। किस में मापते हैं? डिग्री में, यानी कि अंश में। ठीक है, तो एंगल का जो यूनिट है मैं फिर से बता दूं, यूनिट ऑफ एंगल
क्या है बच्चों, यूनिट ऑफ एंगल क्या है, डिग्री। जैसे मान लो इनके बीच, सपोज करो कि इनके बीच का जो एंगल है वो 30 है, तो मैं इसको 30 डिग्री लिखूंगी। तो डिग्री को हम, जैसे मैंने ये 30 लिखा, तो डिग्री को हम इस तरह से दर्शाते हैं, ये छोटे से बिंदु से। तो ये आपके पास डिग्री है। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ जो एंगल है, यूनिट ऑफ एंगल क्या है, डिग्री। जिसे हम इस छोटे से बिंदु से दर्शाते हैं। तो यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। जैसे बच्चों मेरे पास ये दो रेखाएं हैं, एक ये येलो वाली रेखा और एक ये पीली वाली रेखा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इनके बीच की दूरी को बढ़ाती जाऊंगी तो इनका जो एंगल होगा वो बढ़ता जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रही है, ये एक वर्टेक्स है, मान लो यहाँ जैसे ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये वाला, ठीक है बच्चों, ये वर्टेक्स पॉइंट है। और जैसे जैसे मैं इनके बीच की दूरी को बढ़ाती जाऊंगी तो इसका मतलब इनका एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ये एक रेखा मैंने सीधी है, तो ये रेखा भी सीधी है, लेकिन ये दो रेखाएं आपस में दूर होती जा रही है। तो दिख रही है आपको ये दूर होती हुई। तो जितनी जितनी ये दूर होती जा रही है, इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये इनके बीच का एंगल, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी जो कि एंगल्स है, तो वो बड़ा होता जा रहा है। तो अभी हमें समझ आ गया है कि एंगल क्या होता है। तो ये होता है वर्टेक्स, ये पॉइंट, और ये इनके बीच का एंगल। और जो बच्चों एंगल होता है वो हमने अभी देख लिया कि वो किस में मेज़र होता है, डिग्री में मेज़र होता है। तो एंगल के बदलाव के कारण ही हम अलग अलग आकृतियाँ बना सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी सारी तिलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इन 6 माचिस की तिलियों से 8 त्रिभुज बनाने हैं। क्या बनाने हैं बच्चों, 8 त्रिभुज। तो आओ हम 8 त्रिभुज बना के देखते हैं। पहले एक तिल्ली मैंने इस तरह से लगाई, दूसरी तिल्ली मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगा दी, तीसरी तिल्ली मैंने इस तरह से लगाई। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये एक शेप बन गई, लेकिन ये एक ही ट्रायंगल है, हमें 8 ट्रायंगल चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, जो 4th तिल्ली है वो इनके ऊपर इस तरह से आराम से टिकाएंगे हम, और जो 5वीं तिल्ली है वो इस तरह से, और 6 जो आपकी ये स्टिक है, वो मैच स्टिक है, वो इस तरह से हम रखेंगे। तो देखा बच्चों, हमने 6 माचिस की तिलियों से 8 त्रिभुज बना लिए हैं। तो आपको 8 त्रिभुज दिख रहे हैं कैसे, देखो बच्चों, एक ये वाला, एक दूसरा ये वाला, जो ये वाला दिख रहा है आपको, तीसरा ये वाला, 4th ये वाला, और 5th ये वाला, 6th ये वाला, और 7th ये, और 8th जो नीचे वाला बना है। तो हमने 6 माचिस की तिलियों से 8 त्रिभुज वाली एक आकृति बना दी है। तो इस तरह से आप भी बहुत सारी आकृतियाँ इन तिलियों से बना सकते हो। और देखो बच्चों, इनके बीच के जो कोण हैं वो कैसे हैं, वो भी एक जैसे ही होंगे। तो इसके बीच का जो कोण है, एंगल्स है, वो सेम होंगे। बच्चों अब ये टीना मीना से पूछती है कि मीना, एंगल को मेज़र करने के लिए कौन सा टूल होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंगल सेम है और कौन सा एंगल सेम नहीं है। तो मीना कहती है टीना से, टीना, एंगल को मेज़र करने के लिए एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं डिवाइडर, और वो टूल होता है ये वाला। समझ आया बच्चों? तो देखो बच्चों, ये होता है डिवाइडर, जिससे हम एंगल को मेज़र करते हैं। हम अपने आप से भी एक टूल बना सकते हैं इसी तरह से, जैसे ये मैंने बना रखा है, आप भी इस तरह से टूल बना सकते हैं। ये हम एंगल को मेज़र करने के लिए करते हैं। ये एक कोण जांचक होता है, और ये आपको आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर हमने देखना हो कि हमारा एंगल बड़ा है कि छोटा है, तो आओ देखते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 एंगल है, तो इसको देखते हैं ये सेम हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं, वो इस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने पहले इसको मेज़र करने के लिए इतना हमने डिवाइडर को खोला, और मैंने ये सेम उतना ही इसमें दूरी रखी और इसको यहाँ लगाया। तो देखो बच्चों, ये क्या हमारा एंगल सेम था। मैंने जितना ये डिवाइडर खोल रखा है उसके अकॉर्डिंग तो ये एंगल सेम नहीं है, ये तो बल्कि छोटा है। तो आओ छोटा करके देखते हैं इसे। तो ये
इतना एंगल है और इसको अगर मैं यहाँ लगाऊं तो ये एंगल सेम नहीं है। तो ये छोटा एंगल है और ये बड़ा एंगल है, और एंगल को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक डिवाइडर होता है। और जो मैंने खुद बनाया है, अगर हम इस डिवाइडर को इस शेप में रख देंगे तो ये हमारे पास एक एल शेप में बन गया। और इस एल शेप के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है बच्चों समकोण। क्या होता है? समकोण। इनके बीच में जो एंगल बना इस एल शेप में, आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैंने ये एल शेप में रखा है। इस एल शेप के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। और समकोण यानी कि 90 डिग्री। तो इनके बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो एक और देखो, मैंने इस तरह से भी एक बना रखा है डिवाइडर। तो अगर मैं इसको भी इस तरह से मेज़र करूं तो ये भी देखो, मैंने बिल्कुल एल शेप में इसको रख दिया है। तो ये बन गया है 90 डिग्री का एंगल यानी कि समकोण। तो समकोण क्या होता है? जो दो रेखाएं एल शेप की तरह आ जाती है तो वो समकोण बन जाता है। तो हम साइड में भी बना के देख सकते हैं। तो आओ देखो, जैसे मैंने ये और ये, अब ध्यान से देखिए, ये मैंने एक एल शेप में बना दिया है इसे। तो इनके बीच में जो एंगल बना है वो है 90 डिग्री। तो ये एक समकोण बन चुका है। तो इसी तरह से हम अपने पास कुछ वस्तुएं होती है तो ये देखेंगे उनके बीच में एंगल छोटा है कि बड़ा है।